हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू मस्ती पे। तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोग एक सीरीज शुरुआत किए थे, जिसमें से हम लोग फर्स्ट वीडियो को देख रहे थे, जिसका जो हम लोग लास्ट किए थे वो हम लोग केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी के बारे में किए थे दोस्तों। तो चलिए उसको हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका हम प्रॉपर्टी जैसे कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम जानेंगे कैसे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। तो जो कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग डील करता है जिससे कि आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, मतलब क्या कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या बोल सकते हैं अवक्षेप के रूप में, ठीक है, या तो प्रेसिपिटेट के रूप में कुछ फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम देखेंगे क्या कि यहाँ तो बात समझ में आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेट होता क्या है एक्चुअल में। तो अगर हम बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन का बात करें, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, तो बोल सकते हैं क्या, प्रेसिपिटेट इज द सब्सटेंस दैट फॉर्म या तो ऑब्टेन बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो सॉल्यूशन से, ठीक है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन से जो एक सॉलिड सब्सटेंस डिराइव होकर आता है, ठीक है, जो ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है दोस्त। जैसे बात समझ में आ गया आपको, कोई भी है ना, कोई भी हम एक रिएक्शन लिए तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, सॉल्यूशन से एक सब्सटेंस, ठीक है, डिराइव होकर आता है, ऑब्टेन होकर आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। अगर कोई भी दो सॉल्यूशन या तो कोई भी दो रिएक्शन एक रिएक्शन होने के बाद अगर कोई भी एक सब्सटेंस फॉर्म होकर आ रहा है सॉल्यूशन से, ठीक है, सपोज करिए यहाँ से, सपोज कीजिए ए आपका एक लिक्विड है, सॉल्यूशन है, और बी आपका एक सॉलिड है, और यहाँ से जब इसका रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद अगर ए भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, या तो कोई सब्सटेंस बनता है, और साथ में अगर यहाँ से कोई गैस निकल रहा है, तो अगर ये ध्यान समझिएगा, ये अगर ये क्या है आपका, ये आपका एक सॉलिड है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या दोस्त, प्रेसिपिटेट। मतलब क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। आगे चेंज इन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का भी चेंजिंग आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आगे देख सकते हैं चेंज इन साइज, चेंज इन कलर और चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। तो ये सब अगर कोई भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है दोस्त। तो ये हम लोग कल तक देख लिए थे, उसका एक स्किप थोड़ा सा रिवीजन था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो बहुत इन ब्रीफ बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसको हम लोग देखेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। तो अगर बात करते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूला के थ्रू से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम पूछेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन तो क्या होगा आपका कहना, तो केमिकल इक्वेशन is the representation of chemical reaction with the help of symbol एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग फॉर्मूला या तो सिंबल्स के थ्रू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, वो एक केमिकल इक्वेशन है। सपोज करिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए एक मेरे पास टेस्ट ट्यूब है ना। अब ये टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए, ध्यान समझिए, टेस्ट ट्यूब मेरे पास है। अब टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए, एक पहले से हम एक एसिड डाल दिए। एसिड कौन सा, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद क्या किए, ये बॉडी क्या हो गया, ये टेस्ट ट्यूब में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, और सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद इसमें हम Zn का, ठीक है, जिंक का कुछ कण डाल दिए, ठीक है,
Zn का कुछ कण डाल दिए, तो कण डालने के बाद क्या हुआ, जस्ट हम लोग यहाँ पे देखे क्या कि ये जो H2SO4 था उससे एक बबलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये बबलिंग स्टार्ट होकर यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ से जब गैस प्रोड्यूस हुआ तो हम क्या बोले कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ऐसा मेरा क्यों कहना था, क्योंकि अभी इसके पहले हम आपको बताए थे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ से गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, वहाँ से सेकेंड क्या हो सकता है, तो वहाँ से पेस्टिसाइड का निर्माण हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, तो वहाँ से आपका कलर का चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, तो वो सब सारा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस जब क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, दो सब्सटेंस को मिलने से गैस का रिमूव निकल रहा है, मतलब वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि अगर हम जिंक को, ठीक है, क्या हम किए अभी कि Zn मतलब जिंक को रिएक्शन कराए किसके साथ में, ठीक है, तो कराए हम लोग किसके साथ में, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराए, तो यहां से क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहां से वो जो बनता है वो बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये इतना आपका क्या हुआ केमिकल, ये आपका रिएक्शन है। अब यही केमिकल रिएक्शन को हम क्या करेंगे, सिंबल्स और फार्मूला के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर यही केमिकल रिएक्शन को अगर हम फार्मूला और सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, एक केमिकल क्या होगा, तो इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें क्या, अगर हम लोग बात करें जिंक का फार्मूला ऑफ जिंक, तो जिंक का फार्मूला का अगर बात करें तो क्या होगा, Zn। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला की बात करें, फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अगर इसका बात करें तो हो जाएगा H2SO4, ठीक है। अगर इधर देखते हैं, इधर क्या है, इधर आपका है जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड, तो इतना सारा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ZnSO4, ठीक है, और साथ में क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जितना भी सारा देखिए, अब सारा का फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर दिए, और यही फॉर्मूला को यूज करके, ध्यान समझिएगा, अगर यही फॉर्मूला को यूज करके हम अगर कोई इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस यूज हुए हैं उसी का फॉर्मूला को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन में मैंने क्या क्या था, तो ऊपर में देख पा रहे होंगे क्या कि जिंक है, तो जिंक के लिए क्या यूज कर सकते हैं, Zn, यहाँ पे लिख देंगे Zn। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या बोल सकते हैं, H2SO4, तो यहाँ पे लिख देंगे H2SO4। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं, ठीक है दोस्त, तो रिएक्शन के लिए एरो का यूज कर लिए। आगे क्या हो गया आपके पास, आगे क्या बन के आया है, तो जिंक सल्फाइड के क्या हो गया, तो हो जाएगा ZnSO4, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ था तो हाइड्रोजन के लिए H। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है आपका, एक क्या है, तो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्या कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए बस हमको इतना ही चीज़ चाहिए, ठीक है, बस फॉर्मूला ही। देखिए अगर हम केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो इसके साथ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसके साथ में केमिकल जो भी केमिकल्स यूज़ हुआ है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस यूज़ हुआ है उसके फॉर्म को भी, स्टेट को भी लिखना जरूरी होता है दोस्त, स्टेट को भी लिखना जरूरी होता है। अगर स्टेट को भी लिख देते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर Zn क्या है, सॉलिड है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के लिए लिखते हैं हम लोग एस का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी अगर लिक्विड रहे तो लिक्विड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एल का यूज़ करते हैं। अगर कोई गैस है तो गैस के लिए हम लोग जी का यूज़ करते हैं। अगर वो लिक्विड और गैस का मिक्सचर है जिसको बोलते हैं इक्वस, ठीक है, अगर कोई इक्वस सॉल्यूशन है तो इक्वस के लिए हम लोग एक क्यू का यूज़ करते हैं। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग, ये क्या करता है, जो आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसको क्या करता है, इंफॉर्मेटिव बना देता है। जैसे कि अगर इसी चीज़ को हम अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते थे, क्या दोस्त, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, Zn और H2SO4 में, और इधर क्या था आपका ZnSO4
और साथ में क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपका जिंक क्या है, एक सॉलिड है, तो यहाँ पर हम एस लिख सकते थे। यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये आपका H2SO4 क्या है, एसिड है, मतलब ये लिक्विड है, एल लिख सकते थे। यहाँ पर ये आपका क्या बनेगा, तो लिक्विड बनेगा, सॉरी ये भी आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, तो गैस बन जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका एक कंप्लीट क्या बोल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान समझिएगा, इतना होने के बाद अगर आप जान सकते हैं क्या कि कुछ कुछ रिएक्शन जो होता है उसमें कभी कभी हीट भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और अगर हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको भी अगर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखे होंगे क्या CaO, ठीक है, कैल्शियम के ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ में अगर डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ से क्या बनता है, आपका एक सब्सटेंस बनता है और हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर इसको हमको केमिकल इक्वेशन के रूप में देना है तो यहाँ पे हम लोग CaO, यहाँ से ये चीज लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एनर्जी और प्लस में हीट भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन जो है वो पूरा इन्फॉर्मेटिक और फुल केमिकल इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया है। क्या क्या हम लोग देखिए, सबसे पहले देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन इज द representation of a chemical reaction with the help of symbol and formulas। ठीक है, सिंबल और फॉर्मूला के थ्रू से अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, तो हमको चाहिए जितने भी सब्सटेंस यूज हुआ है उसका फॉर्मूला और सिंबल। ठीक है, और सिंबल का यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या, जब भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट को और राइट साइड में लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये जितना भी है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। ये सारा क्या है, आपका रिएक्टेंट है। तो अगर हम रिएक्टेंट का बात करें तो Zn और H2SO4 क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आ गया है, तो ZnSO4 और H2 क्या है, आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या, आपका प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या फॉर्मूला का यूज कर लिए, और आपको क्या बताया कि अगर आपको इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो दो चीज़ आपको और यूज करना है। एक तो आपको स्टेट लिखना है और सेकेंड आपको क्या लिखना है कि अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट आपको लिखना है, और अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लस में एनर्जी लिखना है, जिससे कि आपको केमिकल इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कि केमिकल इक्वेशन जो है वो कितना टाइप का हो सकता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपका कितना टाइप का होता है। चलिए अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन का बात करें तो केमिकल इक्वेशन जो है वो मेनली आपका दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो गया क्या, एक तो हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और सेकेंड क्या हो जाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें केमिकल इक्वेशन कितना टाइप का हो जाएगा, तो केमिकल इक्वेशन आपका मेनली दो टाइप का होगा। कौन कौन, एक तो हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और सेकंड में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम लोग बात करते हैं, आप दोनों का डिफिनेशन देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग किसका बात करें, अगर हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बात करें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा क्या कि अगर क्या, ध्यान समझिएगा हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ different substances in reactant and product। ठीक है, चलिए हम क्या लिखे हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, हम क्या लिखे हैं सो। चलिए आप ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ध्यान समझिएगा क्या लिखे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अ इक्वल नंबर ऑफ अ एटम ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस इन रिएक्टेंट एंड
प्रोडक्ट साइड, ठीक है। मतलब क्या कि अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन किए, जैसे कि अभी हम केमिकल इक्वेशन किए थे क्या, Zn को क्या किए थे, रिएक्ट करवाए थे किसके साथ में, तो H2SO4 के साथ में, तो क्या फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ से ZnSO4, यहाँ से जो फॉर्मेशन हुआ था ZnSO4 और प्लस में H2 क्या हुआ था, यहाँ से रिमूव हुआ था। तो ये केमिकल इक्वेशन हम लोग कुछ फॉर्म किए थे, केमिकल इक्वेशन किए थे। अब ये चीज़ को देखते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो बैलेंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग बात करें क्या कि कोई भी केमिकल इक्वेशन में, तो नंबर ऑफ एटम जो होना चाहिए वो रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम जो होना चाहिए उसका प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या कि Zn का अगर हम लोग बात करें एटम कितना है यहाँ पर, अगर देखिए नंबर ऑफ Zn, तो नंबर ऑफ Zn की बात करें कितना है यहाँ पर 1। ये देखिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड का अगर हम लोग बात करें तो देखिए जिंक का कितना है, तो Zn का आप देख सकते हैं, तो Zn का आप देख सकते हैं एक एटम इधर है, हम देखिए इधर बोल रहे हैं रिएक्टेंट साइड में। आगे देखिए हाइड्रोजन का, देखिए तो हाइड्रोजन का 2, आगे देखिए ऑक्सीजन का, सॉरी यहाँ सल्फर का कितना है 1, और आपका ऑक्सीजन का कितना है आपका 4 एटम। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में आप देखिएगा, तो प्रोडक्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, इधर देखिए तो Zn कितना है, तो 1, सल्फर कितना है, तो 1, ऑक्सीजन कितना है, तो 4, और आपके पास हाइड्रोजन कितना है, तो 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, अगर बोथ साइड इक्वल है दैट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है, वो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं क्या, रिएक्टेंट में Zn आपका 1 है, इधर आपका यहाँ पर देखिए Zn में, यहाँ पर देखिए Zn 1, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, देखिए इसका Zn 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, देन आई कैन से इट इज द क्या, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गया। चलिए अब करना कुछ नहीं है, अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं, है ना, अगर हम लोग इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बात करें तो इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सेम कंडीशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका इक्वल था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। बाकी सबको ऐसा ही रखना आपको, अनइक्वल। अगर ध्यान समझिएगा, अगर आपका यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि अगर बोथ साइड, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, अगर दोनों साइड इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका अनबैलेंस क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से बोलेंगे क्या, अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का बात करें तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, मतलब अनइक्वल रहता है, मतलब क्या है आपका अनइक्वल केमिकल क्या है, तो इक्वेशन है। ठीक है दोस्त, चलिए इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं बात को। हाँ चलिए, ये बात समझ में आ गया आपका इक्वल वाला। अब देखते हैं क्या अनइक्वल वाला। तो अनइक्वल का हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग H2 को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, तो यहाँ से O2 के साथ में, तो H2 को O2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है H2O। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे क्या कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इसका स्टेट को चेंज हो रहा है। तो कोई ना कोई, जैसे हम 5 चीज़ आपको लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंज का, उसमें से कोई ना कोई एक फॉलो कर रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करें तो ये गैसियस फॉर्म है, ऑक्सीजन का बात करें तो ये क्या है, गैसियस फॉर्म है, और दोनों मिला के क्या बना दिया है, वाटर बना दिया है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म है। मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे अगर देखिएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या, नंबर ऑफ, देखते हैं इधर, अगर हम देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं, अगर रिएक्टेंट साइड का बात करें हम लोग, रिएक्टेंट साइड, और इधर हम लिखते हैं प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं क्या, इधर कितना है आपका नंबर हाइड्रोजन, आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी नंबर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2। इधर आ जाइए ऑक्सीजन का,
O2 के बारे में अगर बात करें तो इधर कितना है, इधर 2, और इधर O का बात करें तो इधर है सिंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अगर हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन का बात करें तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ, इधर देखिए इसका हाइड्रोजन का इधर 2, तो इधर में हाइड्रोजन का 2, इधर ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देख रहे हैं क्या कि अगर अनइक्वल, ठीक है, अगर अनइक्वल एटम्स एग्जिस्ट करता है किधर, आपका दोनों साइड में, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है दोस्त, तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगर अब क्या बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन है तो वहाँ तो सही है, और अगर अनबैलेंस है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि उसको बैलेंस क्यों करते हैं, और इसके बाद का जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें बैलेंसिंग पर बेस्ड मिलेगा, क्योंकि आपको बैलेंसिंग से, ठीक है, आपको बैलेंसिंग से 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स या तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसलिए अगला जो वीडियो होगा वो आपका बैलेंस इक्वेशन का पे फॉर्म बेस्ट होगा दोस्त, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गया आपको। चलिए तो हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं क्या कि अब हम लोग ये अगर ये इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अगर अनबैलेंस है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे किस में, बैलेंस इक्वेशन में। कैसे करेंगे वो इसको एक आपको हम दिखा रहे हैं, बाकी का प्रोसेस आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, और पहले हम समझते हैं क्यों करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो एक लॉ वर्क करता है, उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ जो है वो वर्क करता है, ये एग्जिस्ट करता है, और ये बताता है हमको क्या, वो देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां से ना तो कोई नया प्रोडक्ट बनता है और ना ही क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है। मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट का जितना है, ठीक है, मतलब जितना भी सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट में जितना होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका प्रोडक्ट में उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका बात करें, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, according to law of conservation of mass, matter neither be created nor be destroyed। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग पूरा अगर कहीं का भी बात करें, जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ना ही तो कोई क्या बोल सकते हैं, ना ही तो उसमें कोई भी क्या कि मास का बढ़ेगा और ना ही कोई मास घटेगा। मतलब जितना मास रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए सेम मास किधर होना चाहिए, तो आपका किधर होना चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ये आपका बताता है। एक्सेप्ट अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है कि ये फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर H2 + O2 मिलकर अगर बनाता है HO2, तो यहाँ पर जितना हम हाइड्रोजन दिए हैं और ऑक्सीजन दिए हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मास होगा वो जोड़ के पूरे वाटर के मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, ये बताता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, तो देखिए ऐसे क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर ना तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर जितना मास एग्जिस्ट कर रहा है रिएक्टेंट साइड में तो उतना ही क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, हम लोग अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, जिसके पीछे का रीजन ये था। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे का वीडियो जो होगा वो आपका केमिकल इक्वेशन का क्या बोल सकते हैं, उसका बैलेंसिंग पे बेस्ड होगा। तो वीडियो को इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा दोस्तों, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।